सो हम आज मटेरियल्स को ख़त्म कर देंगे। तो मैंने आज करवाना था आपको ईओक्यू और स्टॉक लेवल्स। तो स्टॉक लेवल्स के जो फॉर्मूले थे वो मैंने आपको लिखवा ही दिया था। जो ये पार्ट है ना, ये कंट्रोल का पार्ट है। कंट्रोल की थ्योरी मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में करवा दी थी। तो बेसिकली ईओक्यू होता क्या है? ईओक्यू होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोल देते हैं हम इसको, आप जैसे इसको बोल सकते हो वैसे इसको प्रोनाउंस कर लेना। ईओक्यू क्या होता है बेसिकली कि हम कितनी टाइम एक ही चीज़ को ऑर्डर करें, मतलब क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हमको एक बार में कितना ऑर्डर करना है, ताकि जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है या फिर जो हमारी कैरोइंग कॉस्ट है ना, वो बिल्कुल कम से कम पड़े हमें। हमने अब कोई सामान को ऑर्डर करना है, अगर हमें उसका खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है तो फिर हम क्यों उस सामान को ऑर्डर करेंगे। तो हम क्या देखेंगे इसमें कि हमने कितना सामान ऑर्डर करना है एक बार में, ताकि जो उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है या फिर जो उसकी कैरिंग कॉस्ट है ना, वो हमें कम से कम पड़े। सो दिस इज़ ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2CO ओवर आई का पूरा स्क्वायर रूट। इसमें वेयर सी क्या है? अब इसको फॉर्मूले को आपको याद ही करना पड़ेगा, ईओक्यू निकालने के लिए आता ही आता है। वेयर सी इज़ कंजम्पशन पर एनम। कंजम्पशन पर एनम, एनुअल यूजेज हम कितनी कर रहे हैं, एनुअल कंजम्पशन हम कितनी कर, उसकी हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है। तो वो क्या है? ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। ये हमें कितना एक ऑर्डर को प्लेस करने पे हमारा कितना खर्चा पड़ रहा है, एक ऑर्डर पे हमारा कितना खर्चा पड़ रहा है, दैट इज़ आर ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट जो भी आप बोलते हो। और आई इज़ आर इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। अब हम कोई सामान मंगवा रहे हैं तो इन्वेंट्री उसके लिए इस जगह रखते हैं, या इन्वेंट्री को स्टोर करने के लिए हमें कुछ चाहिए। तो व्हाट इज़ आई? आई इज़ इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जो सी होती है हमारी कंजम्पशन होती है वो भी पर एनम होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है वो पर ऑर्डर, एक सिंगल ऑर्डर की होती है। और उसके बाद जो ये इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है ना, ये क्या है? पर यूनिट पर एनम। ये याद रखना ही रखना है कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज पर यूनिट पर एनम। तो इसको अब हम अप्लाई करना सीखते हैं। चलो, अभी हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट जब दी होती है ना, मैं आपको पहले बेसिक चीज़ें बताती हूँ। वो आपको एक सिंगल ऑर्डर की कॉस्ट दी होती है, हमें सिंगल ऑर्डर की कॉस्ट दी होती है कि मान के चलो कि आपके पर यूनिट की कॉस्ट ₹50 है, पर यूनिट की कॉस्ट है ना, मतलब ऐसे 100 है, ऐसे कुछ दिया होता है। तो जब हम निकालते हैं ना, हमने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स निकालने होते हैं। जब हम ईओक्यू निकालते हैं तो हमने क्या निकालना होता है कि हमारे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने हैं। अभी ये तो बताया ही नहीं होगा क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर कितने। अब बोलोगे मैम हमें क्या करना है, कि हमें तो वो पता ही लग गया कि पर ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, वो तो ₹50 है, वो हमें पता है। पर नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कई बार हमें आगे जाके क्वेश्चन में निकालने के लिए पूछेंगे। तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हम कैसे निकालेंगे कि जितनी हमारी कंजम्पशन है, जितनी हमारी कंजम्पशन है, जितनी हम कंजम्पशन कर रहे हैं, जितना हमने सामान मंगाना है, एनुअल यूजेज है हमारी, एनुअली पर एनम, कंजम्पशन पर एनम, इसलिए मैंने बोला एनुअल यूजेज, कंजम्पशन कर रहे हैं ओवर जितना हमारा ईओक्यू आता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब जो भी हमारा ईओक्यू आता है कि हम एक टाइम में कितना ऑर्डर करेंगे, उससे हमारा क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। सो दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। उसके बाद हमें कैरिंग कॉस्ट को निकालना होता है। जब हम, हाँ, अगर कई बार ईओक्यू हमको नहीं दिया होता तो फिर हम लॉट साइज से निकाल लेते हैं। ठीक है, लॉट साइज से हम निकाल सकते हैं। अब क्या होता है कि कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ईओक्यू या फिर लॉट साइज। लॉट साइज मतलब कि हमें एक बार में कितने ऑर्डर करने हैं ये बताया होता है, ओवर जो हमारा एवरेज होती है हमारी कैरिंग कॉस्ट, हम डिवाइड बाय 2 करके निकालते हैं, क्योंकि हम जो हमारी कैरिंग कॉस्ट होती है ना, उसे हम हमेशा एवरेज पे ही लेते हैं, इनटू सीसी, जितनी हमें कैरिंग कॉस्ट दी होती है। तो जब हमें कैरिंग कॉस्ट निकालनी होती है ना, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? जो हमारे पास ईओक्यू है या फिर जो भी हमारे पास लॉट साइज है कि हमें बताया हुआ है कि हमें एक बार में कितना सामान ऑर्डर करना है, वो डिवाइड बाय 2, क्योंकि हमें एवरेज से निकालना होता है, इनटू कैरिंग कॉस्ट। अब मैंने जो आपको बताया कि जो ये कैरिंग कॉस्ट है ये पर यूनिट पर एनम है। अब जब तो कभी आपको दिया है कि कैरिंग कॉस्ट इज 20% और आपको एक जो प्रोडक्ट है, एक जो यूनिट है, उसकी कॉस्ट नहीं बताई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम,
जैसे कि ये पर यूनिट पर एनम यहाँ पे मेन चीज़ है। अब मान के चलो कि मैंने 500 ट्यूब्स लिए हैं, उन्होंने बोला है कि मेरी जो कैरिंग कॉस्ट है ना वो 20% लगेगी। तो मेरे को तो अब नहीं पता कि पर यूनिट की कॉस्ट क्या है, वो 500 ट्यूब्स की पर यूनिट की कॉस्ट क्या है, मुझे नहीं पता। तो मैं क्या बोलूँगी कि भाई मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं सीधा 20% अप्लाई कर देती हूँ जितनी मेरे पास वो ट्यूब्स होंगी उस पर। ठीक है। अगर तो मेरे को पता है मेरी एक ट्यूब की कॉस्ट 100 रुपीज़ है, तो हमने क्या निकालना है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये जो परसेंटेज है ना ये एनम में है, पर एनम। तो हमारी क्या निकल जाएगी, 20 निकल जाएगी कैरिंग कॉस्ट। ऐसे हमने कैलकुलेट करनी सीखी है, तो हमें कैलकुलेट करनी है। और जब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमको निकालनी है, वेरिएबल कॉस्ट की हमारा कितना खर्चा पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी हर बार, और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता हमको हर बार कितना सामान चाहिए, कितनी कैरिंग कॉस्ट आएगी। सो इसलिए हमें निकालनी पड़ेगी कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद मैंने आपको पीछे बताया कि हमें नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कैसे निकालने हैं। अगर हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स कि हम कितनी फ्रीक्वेंटली ऑर्डर कर रहे हैं हमारे मटेरियल को, हमने निकाला था नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। कैसे निकाले थे कि जो भी हमारी एनुअल कंजम्पशन है, हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है या फिर एनुअल कंजम्पशन है, कुछ भी बोल सकते हो, डिवाइड बाय EOQ या फिर जो हमारा लॉट साइज़ था उससे डिवाइड करके। अब मैंने ये तो नंबर हमने एक साल में कितने ऑर्डर्स किए ये निकाला। अब मैंने क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर की, कितनी फ्रीक्वेंटली मैं किसी ऑर्डर को मंगा रही हूँ, कितनी जल्दी जल्दी मंगा रही हूँ। तो साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम, कि मैंने कितनी फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स को मंगाया। कि मेरे साल में 12 मंथ्स थे, तो मैं हर बार इतने ऑर्डर कर रही हूँ साल में, तो मेरे को पता लग जाएगा कि मैं कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑर्डर्स को निकाल रही हूँ। तो आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे, इससे हमारा क्या होगा, हमारा क्वेश्चन होगा। और जो स्टॉक लेवल वाला क्वेश्चन है ना, वो भी जो मैंने पीछे फॉर्मूले लिखवाए उनसे ही होगा। चलो देखते हैं आगे, एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। तो चलो पहले ना वो जो स्टॉक लेवल वाला क्वेश्चन करे थे उनसे स्टार्ट करते हैं। कि मेरे पास जो थिंग्स गिवन है वो मेरे पास दिए हैं कि मेरी मिनिमम कंजम्पशन थी 100 यूनिट्स पर डे, 100 यूनिट्स पर डे। उसके बाद मेरी मैक्सिमम कंजम्पशन बताई हुई है, मेरी मैक्सिमम कंजम्पशन है 175 यूनिट्स पर डे। एंड देन मेरी नॉर्मल कंजम्पशन को हम एवरेज कंजम्पशन भी बोल देते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था। रीऑर्डर क्वांटिटी की कितनी बार हम किसी चीज़ को रीऑर्डर बार बार ऑर्डर कर रहे हैं, दैट इज़ 1500 यूनिट्स। हमारा मिनिमम ऑर्डर पीरियड कि हम कम से कम इतने पीरियड में ऑर्डर कर लेते हैं, वो है हमारा 7 डेज़। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या है, मैक्सिमम ये रीऑर्डर है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है कि कितनी बार बार हम क्वांटिटी को मंगा रहे हैं, वो है 15 डेज़। एंड देन नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, नॉर्मल मतलब एवरेज रीऑर्डर पीरियड, बेसिक जो हम बोल देते हैं कि एक नॉर्मल पीरियड में हम मंगा रहे हैं, हमें कोई एमरजेंसी नहीं पड़ रही, वो एवरेज। ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें निकालने के लिए क्या बोला है, उन्होंने हमें निकालने के लिए बोला है फाइंड आउट करो आप अपना रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। तो उन्होंने सब कुछ ही बोल दिया कि आप सब कुछ ही निकालो जो भी होता है। तो मैंने आपको क्या करवाया था, होता क्या क्या है, होता भी यही है, मिनिमम लेवल होता है, मैक्सिमम लेवल होता है, रीऑर्डर लेवल होता है और एवरेज स्टॉक लेवल होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रीऑर्डर लेवल से। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या था, जो बेसिक मेन फॉर्मूला था वो था हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन। ज़्यादातर यही यूज़ होता है क्वेश्चंस में, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। जिनको ये फॉर्मूले नहीं पता वो मेरी पिछली वीडियो में से देख सकते हैं। वो 175 हमारी मैक्सिमम कंजम्पशन थी, 15 डे हमारा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है। ये देखो दिया है, मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है 175 यूनिट्स, मैक्सिमम रीऑर्डर की पीरियड कितना है 15 डेज। तो हमारे पास कितना आ गया 2625। और पीछे हमें वो लगाना ही लगाना है, जो इसकी वो होती है यूनिट्स होती हैं या कुछ भी, वो हमें यूज़ करना ही है, इसके हमारे मार्क्स कटते हैं। उसके बाद हमें उसने बोला कि हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम लेवल फाइंड करना है। मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ये हमने रीऑर्डर लेवल फाइंड किया। उसके बाद मिनिमम लेवल फाइंड कर रहे हैं हम। मिनिमम लेवल का क्या फॉर्मूला होता है, रीऑर्डर लेवल जो हमने निकाल लिया माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ये आपने पूरा लिखना है, मैंने थोड़ा सा लिखा है।
रीऑर्डर लेवल मेरे को पता है मेरा कितना है 2625 यूनिट्स है। उसके बाद -125, देखो यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मल कंजम्पशन कितनी है, और हमें नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड भी दिया हुआ है 10 डेज़ का। तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आएगा 1375 यूनिट्स। आई होप यू गेट दैट। इसके बाद चलो मैं यहीं पे लिख रही हूँ कि मेरे को पेज ना चेंज करना पड़े और आपके सामने क्वेश्चन भी रहे। उसके बाद हमें निकालना है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला था, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कि कितनी बार मैं कितनी क्वांटिटी को ऑर्डर कर रही हूँ, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। देखो इसका फॉर्मूला ध्यान से देखो कि मिनिमम लेवल का फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। इसमें इसका मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल मैंने निकाला ही था 2625, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी हमें दी हुई है 1500, माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितनी है 100 यूनिट्स, एंड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड जो है हमारा वो है 7 डेज़ का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3425 यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन में सिंपली बस फॉर्मूले ही पुट करने हैं और आपके आंसर आ जाएंगे। उसके बाद जो मेन था वो था हमारा एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल की हम बात करें तो हमने इसके 2 फॉर्मूले सीखे थे। पहला इसका फॉर्मूला था हाफ इनटू मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल, ये इसका फॉर्मूला था। तो मिनिमम लेवल हमको पता है कितना था, मिनिमम लेवल हमने यहाँ पे निकाला है 1375 यूनिट था, मैक्सिमम लेवल 3425 यूनिट्स था। 342, अब देखो कंजम्पशन की नहीं बात हुई है, यहाँ पे बात हुई है मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल की। ये देखो, तो इसका आंसर क्या आया है, इससे आया है 2400 यूनिट्स, क्योंकि जो ये पीछे हमने निकाले मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल ये भी यूनिट्स में है। और इसका जो सेकंड फॉर्मूला था वो क्या था, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। पहले तो सिर्फ था कि हाफ ऑफ मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल, अब है हाफ ऑफ मिनिमम, अब है मिनिमम लेवल और हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो मिनिमम लेवल तो हमें पता है 1375 यूनिट्स था, प्लस हाफ ऑफ क्वांटिटी कितनी थी 1500। तो ये कितना आया 1375 प्लस 750 इज इक्वल टू विच गिव्स यू 2125 यूनिट्स। देखो दोनों से आंसर क्या है हमारे अलग अलग हैं, किसी से भी आंसर सेम नहीं आ रहा। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आपने लगा के दिखाना है, चाहे आपकी बुक में गिवन है चाहे नहीं। सो ऐसे ही आप जब फॉर्मूले को पुट करोगे ना क्वेश्चन में तो आपके आंसर आ जाएंगे स्टॉक लेवल्स वाले। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें आता ही आता है वो किसका आता है, EOQ का, जिसका फॉर्मूला क्या है 2CO ऐसे, जिसका मेन फॉर्मूला है ये। अब चलो हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें मैं आपको सारा क्वेश्चन ही समझा दूंगी। ये सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बार भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस इज़ कि हमें सिंपल EOQ भी निकालना आएगा, हमें बाकी चीज़ों का भी पता लगेगा कि बाकी सारी चीज़ें हमने कैसे निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि ट्यूब लिमिटेड्स हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं पिक्चर ट्यूब्स फॉर TV, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ देयर ऑपरेशन। उनकी ऑपरेशन की डिटेल्स क्या दी हैं हमें गिवन है, जो हमें मटेरियल्स या फिर जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। हमें दिया है कि एवरेज मंथली मार्केट डिमांड कितनी है, उनकी मार्केट डिमांड है उनकी 2000 ट्यूब्स की। और उसके बाद हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो है 100 पर ऑर्डर, ₹100 पर ऑर्डर। हमें ये चीज़ दी है कि एक ट्यूब की जो हमें कॉस्ट पड़ रही है, एक और मतलब हमें एक ऑर्डर की जो कॉस्ट पड़ रही है वो ₹100 पड़ रही है। उसके बाद हमारे इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या है वो भी हमें दी है 20% पर एनम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पर यूनिट पर एनम के हिसाब से निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ द ट्यूब्स भी हमें गिवन है 500 पर ट्यूब। हमें दिया है कि एक ट्यूब जो है वो 500 की है। अब पर यूनिट पे पर एनम लगाएंगे तो हमारी कैरिंग कॉस्ट निकलेगी। अगर हमें पर यूनिट की पर ट्यूब की कॉस्ट ना दी होती तो फिर हम सीधा 20% लगा देते, पर हमारा क्या होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम।
पर यूनिट का प्राइस पता है तो हमें परसेंटेज भी पता है, तो पर एनम के हिसाब से हम लगा देंगे इस, तो हमारी क्या निकल जाएगी, कैरिंग कॉस्ट। उसके बाद हमें नॉर्मल यूजेज भी पता है कि कितनी हो रही है हमारी ट्यूब्स की, 100 ट्यूब्स पर वीक। उसके बाद मैक्सिमम यूजेज भी मेरे को पता है कितनी है, मैक्सिमम यूजेजेस 200 ट्यूब्स पर वीक। इसमें ये जो मैक्सिमम मिनिमम यूजेज है ना, ये इसीलिए दी हुई है क्योंकि इसमें हमें स्टॉक लेवल्स भी निकालने को बोला है। मैंने ऐसे आपको नहीं बोला कि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसको करना ही करना है, इसमें आपको सब कुछ करने के लिए बोला है। उसके बाद लीड टाइम टू सप्लाई, लीड टाइम टू सप्लाई मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम टाइम कितना है, तो मिनिमम हो गया 5 और मैक्सिमम हो गया 8, तो दिस इज़ द टाइम टू सप्लाई। उन्होंने अब क्या बोला है हमें, क्या हमने कंप्यूट करना है, EOQ कंप्यूट करना है। इफ़ द सप्लायर इज़ विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 500, ये तो चलो आपको बाद में बताएंगे। रीऑर्डर लेवल कंप्यूट करना है, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक कंप्यूट करना है और मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक कंप्यूट करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो सीधा सीधा इससे स्टार्ट करते हैं कि हम रीऑर्डर लेवल से ही स्टार्ट करेंगे पहले। तो हमें पहले निकालते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम यूजेज मेरे को पता है 200 है, 200 यूनिट्स की है, ट्यूब्स पर वीक की है। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है मेरा, वो 8 है। तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, 1600 ट्यूब्स। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला है कि मिनिमम लेवल भी निकालना है। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम लेवल होता है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो हमने ये निकाल लिया 1600 माइनस नॉर्मल यूजेज, मतलब हमें दी हुई है 100 इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कितना है भाई, आप लोग बताओ नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कितना होएगा। यहाँ पे गिवन तो नहीं है हमारे पास नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कितना है, या फिर हमें गिवन है, लीड टाइम दिया हुआ है, दिस इज 6, मैं देख रही हूँ वही गलती है। अब मेरे को पता है ये मिनिमम है, अभी मुझे पता है ये मैक्सिमम है। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड मतलब एवरेज रीऑर्डर पीरियड, तो इनका एवरेज क्या होगा, 14 डिवाइड बाई 2 7। तो ये 7 से हो जाएगा हमारा रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड रीऑर्डर पीरियड, मतलब एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा ये 900 ट्यूब्स। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई मैक्सिमम लेवल भी फाइंड करो। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी को हम बार बार रीऑर्डर कर रहे हैं, अब आप बताओ कितनी क्वांटिटी को रीऑर्डर कर रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा, ये हमें पता लगेगा EOQ से। कितनी क्वांटिटी हमने एक ऑर्डर पे ऑर्डर की, मतलब जब हमने कुछ सामान मंगाया पर ऑर्डर, तो हमने कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की, ये हमें किससे पता लगेगा, EOQ से पता लगेगा। तो ये तो हमें पता नहीं है कितना है, माइनस इसमें क्या करेंगे, मिनिमम यूजेज, जो मिनिमम यूजेज हमको पता है कितनी है, 50 ट्यूब्स की है, ये देखो दिया हुआ है, इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड जो हमारा है 6 वीक्स। तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे हम EOQ की अब पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें डाल के इसको आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलो EOQ का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पे बता रही हूँ ताकि आप सबको समझ आए। EOQ का फॉर्मूला होता है 2CO/I। अब देखो मेरे पास 2 का 2 वैसे ही है, मेरे को पता है कि C क्या है, मेरी कंजम्पशन। नॉर्मल यूजेज तो मेरे को दे रखा है इतना है, अब मेरे को दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ ट्यूब, सब कुछ मेरे को दिया है। आपको इसमें से खुद पता करना है कि जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ वो मैं कितना कंज्यूम कर रही हूँ। उन्होंने मेरे को कंजम्पशन बोला है पर एनम, हम जो ये C निकालते हैं पर एनम निकालते हैं, जो हमारी कंजम्पशन होती है वो पर एनम की होती है। हमारी नॉर्मल यूजेज क्या है, पर वीक हमें दिया हुआ है कि हमारी नॉर्मल यूजेज कितनी है, बोलो हमारी नॉर्मल यूजेज है 100, नॉर्मल यूजेज इज 100, हमारी जो नॉर्मल यूजेज है वो 100 ट्यूब्स पर वीक है। अब मेरे को पता है, मैं यहाँ पे CC इस पेन से कर रही हूँ, CC निकालनी है जो कि होती है हमारी पर एनम की। तो मेरे को पता है मेरी 100 जो है नॉर्मल यूज़ कर रही हूँ मैं ट्यूब्स को पर वीक, तो एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52, तो मेरी कंजम्पशन पर एनम कितनी होगी, 5200 ट्यूब्स की। तो मेरे को यहाँ से C पता लग गया, तो मैं इसी C को क्या पुट कर दूँगी यहाँ पे 5200। ओ तो मेरे को दिया ही हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर की चाहिए होती है, तो पर ऑर्डर की कॉस्ट मेरे को दी हुई है 100। उसके बाद इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, अब मैंने यहाँ पे क्या निकालना है,
यहाँ पे कर रही हूँ, देखो अब मैंने निकालना है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, जो कि होती है पर यूनिट पर एनम पे, है ना। तो अब मेरे को पता है कि एक कॉस्ट की ट्यूब कितनी है 500 इंटू 20% इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी मेरे को पता है कि भाई मेरी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इतनी है। मेरे को ये भी पता है कि जो ये इसकी परसेंटेज भी दी हुई है, तो मेरे पास कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी 100। मेरे पास कैरिंग कॉस्ट आ गई 100। अगर मेरे को ये पर ट्यूब की कॉस्ट ना दी होती तो फिर मैं आई क्या ले लेती, सीधा 20% ही ले लेती। पर मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन थी कि मेरे पास पर कॉस्ट की ट्यूब जो है वो कितनी है। मेरे पास ये चीज़ गिवन है कि पर कॉस्ट की ट्यूब 500 रुपये है, तो पर कॉस्ट की पर यूनिट पर एनम मैंने लगा दिया, तो मेरे पास कैरिंग कॉस्ट आ गई 100। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली ऐसे ही पुट कर दूँ 100। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी सारे को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 102 ट्यूब्स अप्रॉक्स। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इसको सॉल्व भी कर ही देती हूँ। देखो 5200 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम लोग 100 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5,20,000। फिर इसके बाद हम 5,20,000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे पास 2 से, तो फिर हमारे पास कितना आया 10,40,000। दैट इज़ डिवाइडेड बाय 100, जो हमारे पास आ गया 10,000 10,400। उसके बाद उसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे, दैट इज़ 101.98, जो कि बन जाएगा हमारे पास 102 ट्यूब्स अप्रॉक्स। अगर ये 101.1 भी बनता ना, तो भी हम अप्रॉक्स करके 102 ट्यूब्स ही लिखते। ओके, सो इसके बाद इससे हमारा आ गया EOQ, और हमें पता लग गया कि हम कितना जो है एक ऑर्डर में हम कितना मटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे पता लग गया कि हमारी मैक्सिमम री ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, कि कितनी क्वांटिटी को हम बार बार ऑर्डर कर रहे हैं एक ऑर्डर पे, तो दैट इज़ 100 ट्यूब्स। उसके बाद चलो यहाँ तक तो हमने कर लिया, हमारा जो EOQ आया वो हमें पता लग गया, अभी 102 ट्यूब्स का आया, उससे हमारे स्टॉक लेवल्स भी निकल गए। अब जो मेन क्वेश्चन आता है वो हम आगे करते हैं। तो अब जो हमें नेक्स्ट चीज़ बोली है ना, अब उसने हमें बोला था कि EOQ निकालो, स्टॉक लेवल्स निकालो। अब एक मेन चीज़ के साथ चलते हैं। उसने मेरे को क्या बोला, कंप्यूट करो इफ़ द सप्लायर इज़ विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 ट्यूब। एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 महीनों का होता है एक क्वार्टर। तो देखो उसने मेरे को क्या बोल दिया कि इफ़ द सप्लायर इज़ विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 ट्यूब्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। उसने मेरे को बोल दिया कि जितनी तेरे पास एक ट्यूब की कॉस्ट पड़ रही है ना, मैं तेरे को टोटल कॉस्ट पे 5% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो और तू मेरे को 1500 सप्लाई कर रहा है। 1500 जो मैंने आपको बोल दिया ना कि 1500 जो है आप ट्यूब सप्लाई करोगे क्वार्टरली, ये हमारा लॉट साइज़ आ गया। उसने हमको यही बता दिया कि पर ऑर्डर पे जो आपकी कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी 1500 आएगी। अब हमें क्या चीज़ करनी है, हमें एनालाइज करना है कि जो हमारे पास EOQ हम निकाल रहे हैं और जितना खर्चा हमें पड़ रहा है, कि वो वाला खर्चा ही सही है कि जितने ही हम अभी पर ऑर्डर हमने EOQ निकाला, जो हम पर ऑर्डर पे जितना मटेरियल्स को ऑर्डर कर रहे हैं, कि हमें वो खर्चा कम पड़ रहा है या जो ये डिस्काउंट दे रहा है सप्लायर वो खर्चा कम पड़ा है। अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे टेबल बना लेंगे, टेबल पे लिखेंगे इफ़ द ऑर्डर इज़ फॉर EOQ, हम मतलब कि 102 ट्यूब्स के लिए है, और अगर ऑर्डर हम इफ़ द ऑर्डर इज़ फॉर 1500 ट्यूब्स अवेलिंग द डिस्काउंट। इसको दो तरीके से हम विनिंग एंड डिस्काउंट ऑफ 5%, तो इसको हम दो तरीके से लिख लेंगे कि अगर हमारा जो ऑर्डर है वो 102 ट्यूब्स के लिए, और दूसरी साइड लिखेंगे अगर हमारा ऑर्डर जितनी ट्यूब्स उसने हमें बताई हैं उसके लिए, तो जिस पे हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है 5% का। तो हम दोनों की ना कॉस्ट को देखेंगे कि किसकी कॉस्ट हमको ज़्यादा पड़ रही है। अब चलो हम देखते हैं कि हम क्या बोलेंगे कि परचेज़ प्राइस क्या है ट्यूब्स का। हम पहले ये चेक करेंगे कि परचेज़ प्राइस क्या है ट्यूब्स का। परचेज़ प्राइस यहाँ पे आएगा कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी पड़ रही है ट्यूब्स की। हमारे पास ट्यूब्स कितनी थी 5200, उसकी कॉस्ट क्या थी पर ट्यूब की 500। तो हमें कितना खर्चा पड़ा यहाँ पे 26 लाख का खर्चा पड़ा। और ट्यूब्स तो यहाँ पे भी टोटल 5200 ही होंगी, कि हमने एनुअल यूजेज तो 5200 ट्यूब्स ही मंगानी है। पर हमारे पास एक ट्यूब थी
हमारे पास एक ट्यूब थी, मैं आपको ये दोबारा लिख देती हूँ, 500 रुपीज़ की। और हमने क्या किया, हमने 5% डिस्काउंट दे रहे हैं हम ट्यूब खरीदने पे, ठीक है। तो एक ट्यूब 500 रुपये की थी, उस पर 5% का डिस्काउंट मिल गया मेरे को, तो वो ट्यूब मेरे पास कितने की आई, 475 की आएगी। देखो 500 रुपये पे 5% डिस्काउंट, आपके पास कितना हो जाएगा, 25 रुपये। अब 500 रुपये की ट्यूब थी, 25 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, तो 475 की आई ना एक ट्यूब, तो फिर ये हमारे पास क्या आएगा, 475, जिसके कारण हमें एडवांटेज हो गया और हमें ये पड़ा 24,70,000 का। उसके बाद हमने निकालनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने आपको बताया था कि हमने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स निकालने सीखे थे। वो कैसे सीखे थे कि मेरे पास 5200 जो था मैंने कंजम्पशन करनी थी। मैंने आपको बोला था कि जो मेरे पास मैं ट्यूब्स की यूज़ कर रही हूँ, एनुअल यूजेज कर रही हूँ मैं ट्यूब्स की, अभी मैं कितनी कर रही हूँ, 5200 ट्यूब्स मैंने मंगवानी है। मेरे पास EOQ क्या निकला था, 102। तो मैंने कितने ऑर्डर किए, नंबर ऑफ़ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, एनुअल कंजम्पशन ओवर EOQ इज़ इक्वल टू जो भी आएगा वो आपके पास नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आएगा। तो आपके पास 51 ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो 51 ऑर्डर, एक ऑर्डर पे हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही थी, 100। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक और ऑर्डर की कितनी कॉस्ट है, पर ऑर्डर की कितनी कॉस्ट है, 100। तो 51 ऑर्डर्स की हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी, 5100। और वहीं पे मैंने आपको सिखाया था कि देखो अब इसका तो EOQ नहीं पता ना हमें 1500 ट्यूब्स का, बट जो ये 1500 ट्यूब्स है हमें पता है ये लॉट साइज़ है कि अगर मैं एक बार में ऑर्डर करूँगी तो मैं 1500 ऑर्डर करूँगी, तो मेरे पास कंजम्पशन तो उतनी रहेगी, एनुअल यूजेज तो इतनी 5200 ही रहेगी। तो मेरे पास लॉट साइज़ क्या है, 1500। तो इससे मैं कितनी बार ऑर्डर करूँगी, 4 टाइम्स ही ऑर्डर करूँगी, बस 4 टाइम्स। और पर ऑर्डर की कॉस्ट क्या थी, 100। तो मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट क्या पड़ेगी, 400। उसके बाद मैं निकालूंगी कैरिंग कॉस्ट। अब देखो कैरिंग कॉस्ट भी तो ज़रूरी है ना। अगर मेरे पास ये परचेज प्राइस हो गया ट्यूब्स का, आप कुछ भी लिख सकते हो इसको जैसे आपको कंफर्टेबल रहे। तो मैंने आपको कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालनी सिखाई थी, EOQ डिवाइड बाई 2 इंटू जो आपकी कैरिंग कॉस्ट आ रही थी। देखो EOQ मेरे को पता था, इस केस में 102 था। एवरेज निकालना होता है, कैरिंग कॉस्ट कैसे आती थी, कैरिंग कॉस्ट मैंने आपको यहाँ पे निकालनी सिखाई थी। देखो पर ऑर्डर पर ट्यूब की कॉस्ट मेरे को पता थी, उसका हमने पर एनम कर दिया, पर यूनिट पर एनम करके हमारे पास यहाँ पे आई थी कैरिंग कॉस्ट 100। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 5100 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेरे को क्या पता है, लॉट साइज़ पता है। अगर EOQ की जगह हम लॉट साइज़ यूज़ करते हैं, हमें EOQ नहीं पता होता, तो यहाँ पे मेरे को लॉट साइज़ पता है। निकालना तो इसका भी एवरेज है। अब इसकी कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। अब आप बोलोगे मैम इसका भी तो आएगा 500 इंटू 20% पर यूनिट पर एनम की एक कॉस्ट की ट्यूब इतनी है पर यूनिट की, पर एनम लगा दो। नहीं भाई, इसकी जो कॉस्ट है ना, इसकी एक ट्यूब की कॉस्ट है 475, जो मैंने यहाँ पे निकाली है। मैंने यहाँ पे निकाली है ना कि मेरे को 5% डिस्काउंट मिला था। उसने बोला था कि अगर तुम 1500 ट्यूब्स एक बार में ऑर्डर करते हो तो मैं तुम्हें 5% डिस्काउंट दूंगा। तो एक ट्यूब की मेरी वैल्यू कितनी हो गई थी, 475 हो गई थी। तो मैं कैरिंग कॉस्ट नई कैसे निकालूंगी यहाँ पे, तो मैं एक नई कैरिंग कॉस्ट निकालूंगी जो कि होगी 475 इंटू 20%। ये होगा मेरा जो नया आएगा 475 इंटू 20%, क्योंकि जो मेरी अब एक ट्यूब रही वो 475 रुपीज़ की होगी, ना कि वो अब रही है मेरे पास 500 की। तो 475 का 20% 95 आ जाएगा। तो ये भाई मैं लिखूंगी यहाँ पे 95। तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, 95 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर 71250। अब इन सब का करो आप टोटल। जब आप टोटल करोगे तो आप देखोगे 26,10,000 बनेगा, और इसका टोटल बनेगा 25,41,650। तो यस भाई, वी विल बी एक्सेप्टिंग द डिस्काउंट, वी विल एक्सेप्टिंग दिस ऑफर, क्योंकि जो हमें टोटल कॉस्ट पड़ रही है वो कम पड़ रही है, और जो दूसरी हमारी EOQ वाली कॉस्ट पड़ रही है वो ज़्यादा पड़ रही है। कितने से ज़्यादा पड़ रही है वो, 68,550 से। सो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको जिसमें आपको 2 केसेस दे होंगे। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो दिस इज़ आर EOQ।